हेलो ऑल, माय नेम इज़ आरती चौधरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टीन के इशू के बारे में। इसको डिस्कस करने के दो रीजंस हैं। सबसे पहले कि एक हॉट टॉपिक बन चुका है आजकल, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन का इशू इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत ही फेमस हो चुका है। सेकंड, मेरा एरिया ऑफ स्टडी है इंटरनेशनल अफेयर्स, इसलिए मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन की लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि किसी भी एरिया को डिस्कस करने से पहले या फिर उसके बारे में बात करने से पहले हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी लोकेशन है मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट या फिर उसको वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। वेस्ट एशिया पड़ता है, अगर इंडिया यहाँ पे है तो अगर आप उसके वेस्ट में जाएंगे, पाकिस्तान से थोड़ा और आगे, अफगानिस्तान से भी थोड़ा और आगे, तो उस रीजन की तरफ है मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया। वहां पे एक मेडिटेरेनियन सी है, उसके साथ में लगता है इजराइल, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर लगता है लेबनन, उसके साइड पे है सीरिया, नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट पे, और बिल्कुल ईस्ट में है जॉर्डन, उसके नीचे है इजिप्ट। तो ये लोकेशन है इजराइल की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पैलेस्टीन कहाँ पे है। पैलेस्टीन मतलब उसको हिंदी में फिलिस्तीन भी बोलते हैं, वो इजराइल के ही बिल्कुल साथ में लगता हुआ रीजन है। जैसे कि इजराइल है, बिल्कुल ईस्ट में है पैलेस्टीन और उसके साइड पे है जॉर्डन। तो पैलेस्टीन एक ऐसा रीजन है जो कि इजराइल मानता है कि वो उनका है, और पैलेस्टीन बोलता है कि हम एक अलग सेपरेट नेशन है और हमें सेपरेट नेशन बनना है। ये इशू आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि इंडिया और कश्मीर का इशू है। हमें इंटरनेशनल अफेयर समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दूसरे अरीना में कई बार ऐसी चीजें हो रही होती हैं या फिर ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं जो कि हमारे नेशन में भी हो रही होती हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलर से पूछें तो वो बोलेंगे कि इंडिया और कश्मीर का इशू और इजराइल और पैलेस्टीन का इशू थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो आपने देखी इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। अब हम जाते हैं इसके हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जाने से पहले हम देखते हैं कि इजराइल में कौन से धर्म के लोग रह रहे हैं और पैलेस्टीन में ज्यादातर कौन से धर्म के लोग हैं। आप एक बात नोटिस करेंगे कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, ज्यादातर 90% ऑफ द लड़ाइयां धर्म के नाम पे होती हैं या फिर रिलीजन के नाम पे होती हैं, और इस केस में भी ऑलमोस्ट सेम है। जो इजराइल है वहां पे ज्यादातर धर्म के लोग रहते हैं, जूइश यानी कि यहूदी, उनको हिंदी में यहूदी बोलते हैं, और पैलेस्टीन में ज्यादातर मुसलमान हैं या फिर इस्लाम धर्म के लोग हैं। तो इन दोनों का ये केस है। सबसे पहले बात स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 1897 में। जो जूइश लोग हैं उनको हमेशा से ही पीड़ा का सामना करना पड़ता आ रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसा हुआ था कि जो जीसस क्राइस्ट है उनकी क्रूसिफिकेशन उन लोगों ने ही की थी, जूज ने ही की थी। इस वजह से जूज लोगों को हमेशा हर जगह से मारा जाता है और दबाया जाता है। इसलिए सारे जूज लोग इकट्ठे होकर एक रीजन में आके बसने लगे, क्योंकि वहां पे उनको सिक्योरिटी महसूस होती थी, और वो रीजन था फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टीन। इस एरिया में जूज काफी ज्यादा आने लग गए और 1897 तक बहुत ज्यादा लोग आ चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे इस रीजन का कब्जा करते हैं ब्रिटिश एम्पायर। जैसे कि हमें कॉलोनी बनाया था, वैसे ही इस रीजन को भी ब्रिटिश ने हथिया लिया था। 1916-17 में ब्रिटिश सरकार ने इस रीजन को बोला कि ये एक ऑफिशियल जूविश लैंड हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है किसी को बोलना, क्योंकि जब उनको पता है कि वहां पे अरब्स यानी मुसलमान भी रह रहे हैं, तो आप उस रीजन को एक ऑफिशियल जूविश लैंड कैसे बोल सकते हो। तो वहां से भी एक फ्यूल मिला इस कॉन्फ्लिक्ट को और जूइश लोगों को, और एक और सहारा मिला कि हाँ, यहाँ पे एक ऑफिशियल लैंड है, हम सब लोग और भी आके यहाँ पे बस सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जूइश लोग उस लैंड में आकर बसने लग गए और फिलिस्तीन के लोग थोड़े थोड़े रेफ्यूजी बन गए, मतलब उनको दबाया जाने लगा और उनको मारा जाने लगा, जिसकी वजह से पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन के लोग देश निकाला हो रहे थे या फिर उनको भगाया जा रहा था। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद जब 1960 में ब्रिटिश एम्पायर आया और उन्होंने इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर से इन्होंने इजराइल लोगों ने आजादी पा ली थी ऑलमोस्ट 1947-48 में।
1947-48 में आज़ादी पाने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गई। यहाँ पे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इंटरफेयर किया और उन्होंने बोला कि यहाँ का सोल्यूशन है टू स्टेट। टू स्टेट मतलब इस रीजन को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, एक होगा पैलेस्टीन और एक होगा इजराइल, क्योंकि पैलेस्टीन में रहते हैं अरब्स और इजराइल में रहते हैं जूज। तो वही सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन गांधी जी को पसंद नहीं आया था और इस सोल्यूशन के अगेंस्ट गांधी जी ने बोला था अगर ये टू स्टेट सोल्यूशन बना तो इट विल बी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसलिए ये सोल्यूशन इतना अच्छा नहीं लगा था इंटरनेशनल अरीना के लोगों को। और इसके बाद 1947-48 के बाद जब लोगों से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये चीज संभली नहीं, उसके बाद यहाँ पे युद्ध स्टार्ट हुआ जो कि बोलते हैं 1948 का वॉर। 1948 के वॉर में इजराइल लोग एक तरफ थे और बाकी अरब डोमिनेटेड रीजन एक तरफ था, यानी कि लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ये सब एक तरफ और इजराइल एक तरफ। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई थी, जो कि एक छोटा सा रीजन है, इस युद्ध में उसने जीत हासिल की थी। इस युद्ध के बाद इजराइल के पास जो एरिया आता था उसने और भी अपना एरिया इंक्रीज किया और उसका इंक्रीज होते होते एरिया ज्यादा हो गया। सेकेंड, अब हम बात करते हैं कि 1948 के बाद क्या क्या चीजें हुई। 1948 के बाद जूविश लोगों ने लड़ाई करने के बाद उनका मनोबल और भी इंक्रीज हुआ और उन्होंने पैलेस्टीन के लोगों पे अत्याचार थोड़ा सा ज्यादा स्टार्ट किया। अत्याचार बोलेंगे या फिर उन पे अपना रुतबा दिखाना, वो थोड़ा ज्यादा स्टार्ट किया। और 1964 में इस वजह से, इस चीज से तंग आकर या फिर इसके अगेंस्ट बोलने के लिए वहां पे स्टार्ट हुई पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, 1964 में। इस संगठन को यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, बट उनके लिए, पैलेस्टीन के लोगों के लिए ये एक फ्रीडम फाइटर जैसे लोग हैं। 1964 में इन लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई और वहां पे इजराइल पैलेस्टीन वाले एरिया में लड़ाई, अटैक्स, बॉम्बिंग बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से एक और युद्ध होना बनता था। 1967 में 6 डे वॉर जिसको कहते हैं, 6 डे वॉर मतलब 6 दिन तक ये युद्ध चला था और इसमें फिर से इजराइल अलग था और इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ऑलमोस्ट ये सब एक साथ थे। और इस युद्ध में बहुत ही डिसिसिव युद्ध ये बना। इस युद्ध में इजराइल ने इतनी सारी टेरिटरीज को हथिया लिया था। इजिप्ट से उन्होंने लिया सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप, वहां पे सीरिया से गोलन हाइट्स लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक लिया और वेस्ट बैंक अभी बहुत ही बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पे बहुत लड़ाई होती है और इस रीजन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां से जॉर्डन से उन्होंने वेस्ट बैंक लिया। ये तरीके से 6 डे वॉर खत्म हुआ और 6 डे वॉर के बाद इजराइल की जो टेरिटरी है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर गई। बहुत बड़ी टेरिटरी बन चुकी थी इजराइल की, और क्योंकि उसने अपनी पॉकेट में बहुत सारे एरियाज ले लिए थे। अब हम बात करते हैं 1967 के बाद की। 1967 के बाद इजराइल अपना जो कंट्रोल है वो पैलेस्टीन के लोगों पे और भी ज्यादा दिखाने लग गया और इसमें एक रीजन आता है जेरूसलम। जेरूसलम वेस्ट बैंक के अंदर ही है और जेरूसलम में बोलते हैं इजराइल कि ये हमारी कैपिटल है और पैलेस्टीन वाले बोलते हैं नहीं ये हमारी कैपिटल है। तो ये एक एरिया है जो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। सेकंड जो एरिया है वो है वेस्ट बैंक। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एरियाज यहाँ पे डिस्प्यूटेड हैं, ताकि आपको एरियाज के बारे में भी पहचान हो जाए। सबसे पहले है जेरूसलम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक है इजराइल के और जॉर्डन के बीच में। वेस्ट बैंक यहाँ बहुत डिस्प्यूटेड है, यहाँ पे काफी ज्यादा इजरायली सेटलमेंट्स है, ऑलमोस्ट 132 सेटलमेंट्स है और 124 अनऑथराइज्ड मतलब इलीगल सेटलमेंट्स हैं यहाँ पे। जबकि पैलेस्टीन वाले लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, ये हमारा एरिया है, लेकिन फिर भी इजराइल जो है अपने लोगों को वहां पे जान के सेटल करता है ताकि वहां पे किसी भी नेशन का कंट्रोल ना हो। तो ये है वेस्ट बैंक, ये है जेरूसलम। अगर हम जेरूसलम की बात करें तो 2017 में इजराइल ने जेरूसलम को अपना ऑफिशियल कैपिटल बताया था, तेल अवीव से शिफ्ट करके।
और बहुत सारे लोगों ने इसको बोला था कि ये तुम यूनिलेटरल एक्शन कैसे ले सकते हो कि जब सबको पता है कि जेरूसलम पैलेस्टीन के पास है, तो आप अपना कैपिटल वहां कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसका सपोर्ट या फिर इसकी बैकिंग की गई थी यूएस के बारे में। यूएस का एंगल मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी या फिर बताऊंगी। अभी हम डिस्प्यूटेड एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेजर एरिया है जेरूसलम, वेस्ट बैंक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि इंडिया का स्टैंड इस पे क्या है। इंडिया का स्टैंड ये है, इंडिया अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। टू नेशन थ्योरी या फिर दो नेशंस का बंट जाना, उसके अगेंस्ट थे गांधी जी। लेकिन 1950 में हम लोगों ने, जब गांधी जी नहीं थे, हम लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। रिकॉग्नाइज मतलब हम लोगों ने कहा था कि ये नेशन इंडिपेंडेंट है। इसके साथ साथ हम पैलेस्टीन के साथ भी एक सिंपैथी दिखाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि पैलेस्टीन बिल्कुल अलग है और इसको लिबरेशन नहीं मिलनी चाहिए, हम दोनों को एक साथ करते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि इंडिया का स्टैंड इस पे क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो टॉपिक है अभी इंटरनेशनल एरिया में इतना कॉमन क्यों हुआ है। इंटरनेशनल एरिया में इसने अभी रफ्तार इसलिए पकड़ी है क्योंकि जो इजराइल है वो प्लान कर रहा था 1 जुलाई, आज ऑलमोस्ट आई थिंक 3 जुलाई है, उसने प्लान किया था इजराइल ने कि 1 जुलाई को हम वेस्ट बैंक को अनेक्स करेंगे। वेस्ट बैंक एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पैलेस्टीन रहते हैं, पैलेस्टीन के लोग रहते हैं, फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, वहाँ पे वो कब्जा करने का सोच रहा था। और उसने अपनी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी कि हम उसको अनेक्स करेंगे। अनेक्स मतलब किसी भी रीजन को आप अपने रीजन में इकट्ठा या फिर सम्मिलित कर लेना। तो ये उसको करना था, लेकिन उसने अभी ये प्लान थोड़ा ड्रॉप कर दिया है क्योंकि कोरोना वायरस है और बाकी कुछ शायद उसको कठिनाई आई थी। सेकंड बात अगर हम करें या फिर सेकंड एंगल की बात करें कि इजराइल अभी ही इसी वक्त पे पैलेस्टीन को या फिर वेस्ट बैंक को अनेक्स क्यों करना चाहता है, तो इसका रीजन ये है कि इजराइल को बैकिंग है यूएसए की। इसके साथ साथ हम यूएसए का एंगल भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि इंटरनेशनल एरिया में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी इशू चलता है तो यूएस से उसमें कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जरूर होता है, और इस केस में तो यूएसए बहुत ही डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसराइल को हमेशा से ही यूएसए का सपोर्ट मिलता आ रहा है क्योंकि इसराइल एक ऐसा रीजन है जो कि मुसलमानों को एक चुनौती दे रहा है, क्योंकि मुसलमान वाले जो एरिया है, इस्लाम वाला एरिया है, वो है पैलेस्टीन का एरिया, और जो इजराइल है वो जूविश है। और आपको भी पता है कि यूएसए है वो थोड़ा बहुत इस्लामोफोबिक है, और ट्रम्प के आने के बाद तो वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि अगर हमने इस वक्त अनेक्सेशन कर ली तो हमें बैकिंग मिलेगी यूएसए से, डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस अभी नवंबर में 2020 में होने वाले हैं, और अगर गलती से डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते और जो बिडेन उसकी जो ऑपोजिशन के मेंबर हैं वो आ गए, तो वहाँ उनका प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि जो बिडेन है वो एनेक्सेशन के प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट है और उनकी जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो थोड़ी सी अलग है। इसलिए इजराइल चाहता है कि अगर उनको बिग ब्रदर का साथ अभी मिल रहा है तो वो अभी ही इसको अनेक्स कर ले और फटाफट वेस्ट बैंक को अपनी टेरिटरी में डाल दे, क्योंकि उनको नहीं पता कि कल हो या ना हो। तो ये रीजन है उनका अभी अनेक्सेशन करने का। सेकंड, हम जानते हैं कि कौन कौन से नेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं या फिर पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या स्टैंड है। अगर हम देखें तो यूएस का स्टैंड मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा पूरा इजराइल के साथ है। उससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप से पहले, अमेरिका का स्टैंड ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, वो ज्यादा बोलते नहीं थे इजराइल के मामले में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो बहुत ही ज्यादा इजराइल के साथ बोलने लगे हैं और पैलेस्टीन के अगेंस्ट बोलने लगे हैं। अगर हम बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज की बात करें, ईयू, अरब नेशंस, सोवियत यूनियन या फिर अब रशिया, वो सब लोग पैलेस्टीन के लिबरेशन के साथ हैं। मतलब वो अरब लोगों के साथ हैं कि इनको एक अलग से नेशन मिलना चाहिए। तो ये है पूरे इंटरनेशनल अरीना का स्टैंड। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें यूनाइटेड नेशन, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सब नेशंस का एक समूह है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो ग्यूटरस, उन्होंने बोला है कि
अगर ये अनेक्सेशन हुआ तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम होगा, ये एक बहुत ही बड़ा इलीगल एक्शन होगा अगर इजराइल ने ऐसे अनेक्सेशन या फिर ऐसे उस टेरिटरी को हथियाने की कोशिश करी तो ये था पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी का स्टैंड। इसके बाद हम देखते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या पॉसिबल है। टू स्टेट मतलब इजराइल और पैलेस्टीन को बाइफरकेट करना, उनको अलग अलग नेशन में बांट देना, क्या ये पॉसिबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री ऐसा एरिया होता है या फिर एक ऐसा इशू है जिसको हम ऐसे काट के दो नेशंस को अलग कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का हुआ। इंडिया और पाकिस्तान में बाउंड्री ऑलमोस्ट दिख रही थी कि यहाँ से बाउंड्री कटेगी और बांग्लादेश से बाउंड्री कटेगी, वहां से बाउंड्री कट के एक सेपरेट नेशंस बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इजराइल और पैलेस्टीन की बात करें तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पैलेस्टीन और इजराइल की जो बाउंड्री है वो असल में कुछ है ही नहीं। इजरायली लोगों के जो एरियाज हैं या फिर उनके जो घर हैं वो अलग अलग समूह में बंटे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो एक डेफिनेट बाउंड्री तो हमें दिखाई नहीं देती। इसी वजह से टू स्टेट सोल्यूशन अगर आया तो बहुत ही बड़ी रेफ्यूजी मूवमेंट होगी, बहुत सारे लोग इधर से उधर और इधर से उधर होंगे, जिसकी वजह से सिविल वॉर, दूसरे वॉर और भी ज्यादा बढ़ेंगे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और भी ज्यादा पनपेंगी। सेकंड जो रीजन है कि इनका टू स्टेट सोल्यूशन नहीं हो सकता वो है जेरूसलम। जेरूसलम एक ऐसा नेशन है जिसको इजराइल भी चाहता है और जिसको पैलेस्टीन भी चाहता है। वो दोनों सोचते हैं कि ये हमारे पास आए, ये हमारा कैपिटल बने और ये हमारा कैपिटल बने। तो जेरूसलम का बंटवारा करना और वो किसके पास जाएगा ये तय करना बहुत ही मुश्किल होगा, जिसकी वजह से टू स्टेट सोल्यूशन अभी हमें नजर नहीं आता। थर्ड रीजन है पॉलिटिकल लीडरशिप। अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो पैलेस्टीन के लोग ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बटे हुए हैं। फर्स्ट हिस्सा कहता है कि हमें टू स्टेट सोल्यूशन दे दो, हमें एक अपना रीजन दे दो, उनको एक अपना रीजन दे दो, हम लोग अपना शांति से रहेंगे। एक दूसरा समूह है जो ये कहता है कि इजराइल कौन है, हम इजराइल को नहीं जानते। इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये जो एरिया है हमेशा से फिलिस्तीन यानी पैलेस्टीन ही रहा है। तो इस वजह से उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड है। तो ये प्रॉपर हमारा एनालिसिस था इजराइल और पैलेस्टीन के सिचुएशन का। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि उसकी हिस्ट्री क्या है, करंट चीज क्या चल रही है। करंट चीज चल रही है कि उसकी अनेक्सेशन की बात हो रही है। सेकंड है इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या स्टैंड है, जिसमें यूएसए इजराइल को बैक कर रहा है और बाकी जो कंट्रीज हैं वो पैलेस्टीन को बैक कर रही हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, क्योंकि उसको इजराइल से काफी ज्यादा बेनिफिट हैं। इजराइल से उसकी वाटर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, डिफेंस वहां से इंपोर्ट करता है इंडिया। और पैलेस्टीन को इसलिए सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि पैलेस्टीन का इशू बहुत ही एक इमोशनल इशू है, जिसके वजह से वो पैलेस्टीन से भी कनेक्टेड है। इसलिए इंडिया अपना एक्सट्रीम स्टैंड यहाँ पे नहीं लेता। थर्ड हमने डिस्कस किया कि अगर इन दोनों नेशंस को हम टू स्टेट में बांटे भी, मतलब इन दोनों नेशंस को अगर हम अलग नेशन नहीं, हम पैलेस्टीन को अभी नेशन नहीं कह सकते, इन दोनों एरियाज को अगर हम अलग कंट्रीज बनाएं भी तो भी क्या हमें हमेशा पीस मिलेगा या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और या फिर सिविल वॉर बढ़ता ही रहेगा। एक हमने ये डिस्कस किया और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि यूएसए का क्या स्टैंड है इसमें। तो आई थिंक हमने ये 24 या फिर हमने 360 डिग्री इसकी अप्रोच ले ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आई एम श्योर मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है इस पूरे टॉपिक में तो आप नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।